हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पित्त वसा को पानी में घुलनशील बना देता है जो ऊतक कार्य को संपादित करते हैं। तो ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक जो होते हैं इनके समूह को कहा जाता है अंग तंत्र। और जो अंग तंत्र होते हैं वे कितने भागों में बटे हुए होते हैं? अंग तंत्र जो होते हैं वो 6 भागों में बटे हुए होते हैं। सबसे पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा अंतःस्रावी तंत्र, पांचवा है तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाचन तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारे पाचन तंत्र हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? इससे बांटा गया है 2 भागों में। अभी कौन कौन से हैं 2 भाग? तो देखिए यहाँ पर है पाचन तंत्र को आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियों, इन 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख से होकर किस अंग तक होता है? तो हमारी जो पाचन है वह क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो हमारी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और लास्ट कहाँ तक यह प्रक्रिया चलती है? तो यह प्रक्रिया चलती है गुदा द्वार तक। अब देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक होता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। कौन कौन से भाग आते हैं इनमें? मुख आ जाता है, ग्रसनी आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है और उसके बाद मलाशय आता है। नेक्स्ट है, मुख में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है? तो हमारे मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारता है? आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। अब देखिए जो लाइसोजाइम होते हैं लार ग्रंथियों में लार निकलकर भोजन से मिलकर भोजन को अन्य रूप रंग करते हैं तथा लार में पाए जाने वाले एंजाइम की माइलेज तथा डार्लिंग मंडे को आंशिक रूप से बचाने का कार्य करते हैं। तथा मुख में पाए जाने वाले लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। भोजन से मुक्त भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमांक उच्च गति से बढ़ता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों में पाए जाने वाली ग्रंथियां मनुष्य के किस ग्रंथि के रूपांतरण होती है? तो जो सांप में पाई जाती है वो ग्रंथियां मनुष्य की किस ग्रंथि की रूपांतरित है? तो यह है लार ग्रंथियों की। नेक्स्ट है, मुक्त तथा अमाशय को जोड़ने का काम कौन करता है? तो मुख और अमाशय जो है यहाँ पर मुक्त लिखा गया, ये होगा मुख। मुख और हमारे अमाशय को जोड़ने का काम कौन करता है? तो यह करता है ग्रसनी। ग्रसनी लगी हुई होती है जो हमारे मुख और अमाशय के बीच जो है एक कड़ी का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है तथा मनुष्य के अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिनसे जठर रस का श्रावण होता है। इसके रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो क्या लगाएंगे? आंसर होगा जल। इसके रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCS तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो देखिए उपरोक्त सभी, पेप्सिन, रेनिन भी पाया जाता है, लाइपेज और एमाइलेज। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे अमाशय में पाए जाते हैं। अब देखिए इनके कार्य के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है पेप्सिन एंजाइम। तो ये क्या करता है? इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। दूसरा यहाँ पर है रेनिन एंजाइम। यहाँ पर इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपसे पूछता है कि दूध को पचाने में सहायक एंजाइम कौन सी है? तो हम क्या बताएंगे? रेनिन एंजाइम बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है।
और लास्ट है एमाइलेज एंजाइम, यह क्या करता है, इसके द्वारा मंड का पाचन होता है। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अमाशय में भोजन के माध्यम को क्या बनाने का काम करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है तथा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु तथा कंकड़ पत्थर जैसे कामों को क्या कर देता है, गला देता है। आगे बढ़ते हैं, आंतरीय रस का पीएच मान क्या होता है, जो हमारे आंत से रस निकलती है उस आंतरीय रस का पीएच वैल्यू, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू कितनी होती है पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 8 से 8.3 तक, मतलब ये 7 से अधिक है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो छोटी आंत में भोजन का माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि आंतरिक रस का पीएच मान क्या होता है, 8 से 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के भाग कौन से हैं, तो इनमें से कौन कौन सी छोटी आंत के भाग हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए ग्रहणी, यह भी छोटी आंत के अंतर्गत आता है, मध्यांत्र, शेषांत्र, ये तीनों ही हमारे छोटी आंत के भाग होते हैं। तो देखिए हमारी छोटी आंत की छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर की होती है तथा कार्य और संरचना के आधार पर छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण किसमें होता है, तो जो पित्त रस होती है इसका निर्माण होता है यकृत में, लीवर में, लेकिन इसका स्टोरेज पूछेगा कि स्टोर कहाँ पर होता है, तो वह होता है पित्ताशय में। देखिए छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पित्त रस तथा अग्नाई रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में तथा अग्नाई रस का निर्माण कहाँ पर होता है, अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में जो होती है वो 2 तरीके की ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक तो होती है आंतरिक श्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ। तो सबसे बड़ी बाह्य श्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है, आंसर है यकृत। यकृत क्या होती है, सबसे बड़ी बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है। भार के आधार पर यकृत को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है और इसका भार कितना है, 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg। और लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा अंग कौन सी है, अंग पूछेगा तो त्वचा होगी और ग्रंथि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तनधारी प्राणी में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, तो किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, घोड़ा, जेब्रा, गधा, खच्चर, ये चूहे, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं फिर भी इनके द्वारा वसा का पाचन होता है, इसे क्या कहा जाता है, आंसर है एमल्सीकरण। यकृत में बना पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू रहती है पित्त रस की, यह कितनी होती है, लगभग 7.7। और पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन कर लिया जाता है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, एमल्सीकरण क्रिया कहा जाता है और इसका संबंध किससे है, यकृत से है। नेक्स्ट है, अग्नाशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाए जाते हैं, तो जो हमारी अग्नाशय है इसमें अंतःस्रावी भाग में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। इंसुलिन का स्राव भी अग्नाशय से ही होता है। देखते हैं, अग्नाशय मनुष्य शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की ही तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्यस्रावी भाग के रूप में अग्नाशयिक नलियाँ पाई जाती है और अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो अभी हमसे पूछा था कि अंतःस्रावी भाग के रूप में क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, और अगर यहीं पर पूछता कि बाह्यस्रावी भाग के रूप में क्या पाया जाता है तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाते।
और अग्नाशयी जो होता है, अग्नाशय ये जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है, ये भी याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछ रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो हमारे अग्नाशय में पाई जाती है, इसके निर्माण में कितने प्रकार की कोशिकाएं काम में आती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या करता है, ग्लूकोज का श्रावण करता है, और बीटा क्या करता है, इंसुलिन का श्रावण करता है, और ये गामा क्या करता है, इन दोनों का नियंत्रण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो हमारी जो ब्लड होती है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है। आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन हार्मोन। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमने अभी देखा कि जो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन जो हार्मोन रहता है, ये भी अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। तो मधुमेह क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे ही कहा जाता है मधुमेह। और इसको नियंत्रित कौन करती है, इंसुलिन करती है। नेक्स्ट है, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस का निर्माण होता है, इसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। क्यों, अब क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। इनमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों हार्मोन पाए जाते हैं। इनको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में पाई जाने वाली आंतीय ग्रंथियां क्या कहलाती है। हमारे छोटी आंत में पाई जाने वाली जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, ये कहलाती हैं ब्रूनर्स ग्रंथि। इनमें आंतरिक रस का निर्माण होता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्ण से पचाने वाले एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ये है सुक्रोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम। ये तीनों ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। सुक्रोज एंजाइम, इसके द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन किया जाता है। लैक्टोज एंजाइम, इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का पाचन किया जाता है। और थर्ड है माल्टेज एंजाइम, इसके द्वारा बीजों में पाए जाने वाले माल्टेज शर्करा का पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीनों में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीन में पाया जाने वाला जो पाचक एंजाइम है वह कौन सी है। इनमें से सभी कौन कौन सी है देखते हैं। इरेप्सिन एंजाइम, इसके द्वारा प्रोटीन का पूर्ण पाचक होता है, अर्थात यह एंजाइम प्रोटीन को क्या कर देता है, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। दूसरा पाया जाता है वसा पाचक एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। यह लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में करता है। नेक्स्ट है, कार्य एवं संरचना के आधार पर बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, अंतनाल, कोलॉन और मलाशय। बड़ी आंत में बच्चे भोजन का तथा शेष 90% जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर की होती है। जहाँ पर भोजन का पाचन जो है वो नहीं होता, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट भोजन का संग्रहण कहाँ पर होता है। जो हमारी अवशिष्ट भोजन होती है, इनका संग्रहण होता है मलाशय में। यहीं से अवशिष्ट भोजन का समय समय पर बाहर क्या होता है, निष्क्रमण होता है। नेक्स्ट है, अंतनाल से जुड़ी नलिका का संरचना को क्या कहा जाता है।
तो ये किसके भाग हैं? ये बड़ी आंत का भाग होता है और इससे जुड़ी नलिका की जो संरचना होती है इसे कहा जाता है कृमि रूप परिसिका। यह मनुष्य में एक अशेषित संरचना होती है, अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में इस संरचना का कोई कार्य नहीं होता। शाकाहारी जंतुओं में कृमि रूप कोशिकाएं सेलुलोज के पाचन में सहायता करती है, लेकिन मांसाहारी जंतुओं में यह संरचना क्या है, नहीं पाई जाती। कृमि रूप परिसिका के बढ़ जाने पर अपेंडिक्स साइटिस रोग होता है और कृमि रूप परिसिका को अपेंडिक्स भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड जो रोग है वो है अपेंडिसाइटिस। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया है, इसको भी देख लेते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। सेल्यूलोज का पाचन सीकम में होता है। सीकम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है तथा मनुष्य में सीकम जो होता है निष्क्रिय अंग के रूप में होता है। तो जो सेल्यूलोज होते हैं इनका पाचन जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं हो पाता।